बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें आबाद रहें, मेरे इस नए हुलिये को देख के परेशान ना हो। ये ज़िंदगी के प्रोसेस हैं और इसमें से हमें गुज़रना होता है। लेकिन चूँकि वीलॉग और आपसे गुफ्तगू करना मेरा आपको पेशा तो है, लेकिन ये मेरा पैशन भी है और ये मेरा कैथारसिस भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बोलता हूँ और मैं जुल्म के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, जबर के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, तो मैं अपना फ़र्ज़ जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मैं पूरा कर रहा होता हूँ। इसलिए ये 4-5 दिन से आपने नोट किया होगा कि पॉडकास्ट चल रहे थे, ये मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिए थे क्योंकि मुझे एक छोटी-सी माइनर से एक इस इशू से गुजरना था। लेकिन मैं हूँ तुसी खुदा दा वास्ते ऐ ना कहना कि रां साहब तुहाडी मूँह नकल लो ते मुँह कोलों तो चंगी टिंड निकल आई है। मैं ये ना मुझे कोई कहेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मुँह ही अच्छा है, भाई मेहरबानी। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, मुश्किलात में अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे खातून का फ़ोन आता है, 2-3 दिन से आ रहा है और वो जब मुझे कहते हैं ना कि बेटा तेरी दुआवां नाल ना मैनू बड़ा सुकून मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पैसे पूरे हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो फ़र्ज़ अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। मैं आपको दुआ देता हूँ, दिल से दुआ देता हूँ। शायद कभी शुरू में मेरे ज़हन में ये हो कि शायद इससे मेरी आपके साथ अटैचमेंट हो। अब मैं आपके लिए जो भी दुआ माँगता हूँ, सच्चे दिल से माँगता हूँ और मेरा ये यकीन है कि जो दिल से बात निकलती है, वो बहुत असर रखती है। बड़ा इम्पोर्टेंट 3-4 दिन से चूँकि मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, मैं बड़ी तकलीफ़ में था कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? इतने मामलात थे कि मैं क्या बताऊँ। मौलाना फजलुर रहमान अचानक फ़ौज के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं, पार्लियामेंट को कह रहे हैं मेरे जूते की नोक पे है, ये क्या हुआ क्या मौलाना फजलुर रहमान को? क्या मौलाना फजलुर रहमान वाक़ई शेख गवीरा हो गए और इनकलाब का झंडा पकड़ के बाहर निकल आए और फ़ौज से टकराने के लिए निकल आए? दूसरी बात ये कि फ़ौज ये सारा कुछ सुन के चुप क्यों है? डीजीआईएसपीआर साहब का नाम लेके जब वो लोग बढ़ के मारते हैं, तो इस पे अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो रेड लाइन है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये रेड लाइन सबके लिए होनी चाहिए। इट्स वंस फॉर ऑल फॉर एवरीबॉडी, नॉट ओनली फॉर पीटीआई। तो वो रेड लाइन पीछे क्यों होती जा रही है? फजलुर रहमान साहब किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मेरे आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़े दिनों से इस पे शायद लोगों ने बात की और मैंने तो लोगों को सोशल मीडिया देखा नहीं, मुझे नहीं पता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के साफियों पे मैं एम ही बोलता रहना, मुश्किल वक्त है, बेचारे साफी और मौजें लगी हुई हैं भाई। उधर पेशाव केपीएफ वालों ने साफियों को बुलाया हुआ है, उनकी जनाब अली खातिर मदारत हो रही है। को सुना है को 100 के करीब सहाफ़ी वहाँ गए हुए हैं, चंगे चंगे होटल, बड़े बड़े खाने, बड़ी बड़ी मौजा। दूसरी जानिब लाहौर में मरियम औरंगज़ेब साहिबा साफ़ियों को बुलाती हैं, बुला के जनाब अली उन्हें ब्रीफिंग दे रही होती हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, वो बैठे होते हैं। तीसरी तरफ हमारे भाई, वो तो फिर पीछे कैसे रहे, वो फिर साफियों को बुलाते हैं, कोई बलूचिस्तान, वो थे उन्होंने दी मौजा कॉन्फ्रेंस है ये वो। तो कौन कहते हैं साफियों के लिए मुश्किल है? लेकिन साढ़े मेरे वर्गे साफ़ी ना 3 में ना 13 में, ना नून लीग पूछती है, ना मुझे आईएसपीआर पूछता, ना पीटीआई पूछती है। एक बात तो अब साबित हो गई, ए हूँ तुसी गवा रहना कि मैं वो साफियों में से हूँ, ना जो पीटीआई का पसंदीदा है, ना नून लीग का पसंदीदा है, पीपल्स पार्टी का पसंदीदा, ना आईएसपीआर का पसंदीदा है। ये वो साफी है जो अवाम का पसंदीदा है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे केपी वालों ने साफियों को बुलाया है, बुला के उन्हें सुना बड़ा पता नहीं जहाज शहाज में लेके गए, और हम मेरी बहन छोटी समीना भी गई है और शाकिर अवान भी गया है, ज़ईम भी गया है, हबीब अकरम साहब का सुन रहे वो जा रहे हैं, अजमल जामी साहब जाएंगे, फिर जनाब अकबर बाजवा साहब जाएंगे, असदुल्ला खान साहब जाएंगे। जितने बड़े बड़े नाम है सारे जान के, बहुत अच्छी बात है। और ये जाके फॉरेस्ट का दौरा करेंगे कि भाई दरख्त सही उगे ने कि नहीं उगे, सही दरख्त कटे गए ने कि नहीं गए। इससे कौम के ऊपर बड़े मस्बत असरात पैदा होंगे। इसी तरह अभी पिछले दिनों मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी बुलाया हुआ था बहुत सीनियर सहाफ़ियों को, उन्होंने भी मेरा ख्याल है इसी तरह की कोई ब्रीफिंग वगैरह दी थी। उसमें मेरा प्यारा लव माई लव मंसूर अली ख़ान साहब थे, कॉमरेड इफ्तिखार अहमद साहब थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, और क्या कहते हैं सरवत साहिबा थी, और बहुत सारे लोग थे। तो ये थे। फिर उसके बाद जनाब अली अजमल जामी साहब भी थे, हाँ ये भी थे। अजमल जामी इज़ अ फेवरेट फॉर एवरीबॉडी और आई लव अजमल जामी। ये होना चाहिए बंदा सारे काबिल कबूल हो भी, क्यों किसी से पंगा लो भी।
ऐसे पागल होंगे ने, दिमाग खराब होंगे ने जिहड़े में पंगे ले जाते हैं। सो ये सहाफ़ियों को जो इतनी मौजें लगी हैं, ये अच्छी बात है। के पी के हुकूमत का ये गिला अब दूर हो गया सहाफ़ियों का कि उससे कि जी वो सहाफ़ियों को पूछती नहीं। भाई अभी ईद के ऊपर ही तो उन्होंने लाखों रुपए दिए हैं सहाफ़ियों को ईदी। तो खाली पंजाब में मरियम अज़मा बुखारी पे ही क्यों हम कार्रवाई डालें। वैसे तो ये अज़मा बुखारी साहब जब आई थी वज़ीर इत्तलात, तो यहाँ से 40-50 सहाफ़ियों को लेके गई थी सैर कराने के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों। तो बस सहाफ़ियों की मौजें लगी हैं। हम एक मैं ही बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं। तो भाई मैंने मुझे ये बुराई पसंद है, मैं किसी के खाते में नहीं डलना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवाम का आदमी हूँ, अवाम के साथ रहता हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाईजान के विफाकी काबीना में जो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं वो ऑलमोस्ट तैयार है, कुछ अरसे में आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, ये विफाकी काबीना में तब्दीली ऐसी है जैसे बदबूदार जुराबों का जोड़ा हो तो बंदा सीधी आली कट के पुठे पा ले, पुठे आली के पा के बदबू वहीं रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख्वाजा आसिफ को निजकारी दे दें वज़ीर दिफा से, तो वज़ीर दिफा केड़ा पहले मोर्चों पे जाके खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे, तो वो अब निजकारी में चले जाएंगे तो क्या। लेकिन ये चूँकि हमारे जहज़ में आए हुए लोग हैं, पाकिस्तान के जहज़ में आए हुए लोग हैं ये लोग सारे, इन्हीं को वजारतें मिलनी है। वो मौलाना ताहिर शफ़ी, मैं तो उन्हें कहता हूँ कौमी विरसा करार दें भाई इन्हें, हर हुकूमत के अंदर वज़ीर होने चाहिए ये, ठीक है। ठीक है, अब उन्होंने ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर ख़ारजा आ जाएंगे, इसाक डार नायब वज़ीर आज़म आ जाएंगे। वो कहते हैं मेरे नाल दे नाल वज़ीर आज़म लगना बहुत ज़रूरी है, वो आ जाएंगे। वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब माजी में पीटीआई की अच्छी ठुकाई करते रहे, एक्सपायरी आंसू गैस भी चलाते रहे, उनका कहा जा रहा है वो वज़ीर दाखिला होंगे। ये है जनाब मौजूदा सूरत हाल। और सबसे आखिर में ये कि जो सूरत हाल है ईरान और अमेरिका जंग की, कोई इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा था कि ना सुलह होनी है ना अकॉर्ड होना है, आप वैसे वक्त ज़ाया कर रहे। और मैं आपको ये भी कह रहा था भाईजान, याद होगा आपको कि कहते हैं कि जब पंचायत जिसके घर लगती है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि पंचायती जड़े ने जो मुल आए होते हैं दोनों पार्टियां, उनको कुछ नहीं ज़्यादा पंचायती में चपेड़ा बज जाती ने पाकिस्तान के ऊपर। ले ये बात आप लिख लें मेरी, पाकिस्तान के ऊपर 2-3 बड़े इल्ज़ाम आने हैं। ये इल्ज़ाम आम आदमी तो बहुत दिनों से कोई सोचता भी होगा, लेकिन अब ये इल्ज़ाम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए आसानियाँ नहीं है, पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो आने वाली हैं। अब आ जाए जी असल मामले की। तो हाँ, ओए हो मैं भूल ही जाता यार, मुझे माफ़ कर दें। मरियम साहिबा ने कल कहीं किया बच्चों से खिताब, और उन्होंने खिताब करते हुए बच्चे से कहा अच्छा प्यारे बच्चे बताओ कि पंजाब में कितनी सड़कें बनी। तो उसने कहा 2 लाख। तो मरियम साहब ने कहा अच्छा माशाल्लाह, तालियां तालियां तालियां। अच्छा, बैकग्राउंड में अजान हो रही थी, मैंने कहा शायद मरियम साहबा तक अजान की आवाज़ नहीं गई, नहीं तो तकरीर रोक देती। दीनदार हैं और मुसलमान हैं, मजहबी घराने से ताल्लुक़ है, मैं उन पर ये यकीन रखता हूँ। वो अजान की आवाज़ मैंने बार बार वो क्लिप सुना, तो पीछे अजान की आवाज़ आ रही थी। मैं कहा मेरे तिकर आ रही है तो मरियम साहबा तिकर क्यों नहीं जा रही। हो सकता है शोर की वजह से उन तक ना जा रही हो, तो नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि अजान की आवाज़ हो रही हो और वो तकरीर जारी रखें। अच्छा, वो दो बंदे गए इंटरव्यू देने, तो एक बंदे को रखना था, एक को नहीं रखना था। तो जिस बंदे को रखना था उससे कहा बताओ वर्ल्ड वार सेकंड में कितने लोग हलाक हुए थे। उन्होंने कहा जी तकरीबन 2,60,000 75,000, 60,75,000। उन्होंने कहा गुड, बिल्कुल सही जवाब। जिसे नहीं रखना था उसे कहा चल का कह दे ना सुना, 2,75,000 लोगों के नाम सुना जो हलाक हुए। मरियम साहब ने ये तो कह दिया 2 लाख सड़कें बनी है, फिर उनका नहीं 40,000 बनी है। कुछ 40,000 सड़कों का नाम बताएगा मुझे कि कहाँ बनी है। वो जो 2 लाख घर मरियम साहिबा कह रही है कि मैंने घर बनाए हैं, वो कोई एक बंदा ऐसे करके चाबी है कि वो भी इधर पड़ी हुई ऐसे करके चाबी दिखाएगा कि ये मेरे घर की चाबी है जो मुझे मिली है। कोई एक बंदा कहे कि जी 2 लाख घरों में से मुझे एक घर मिला है, कोई बता दे एक। और वो उन्होंने बताया कि जी वो जो कमज़ोर छतें होती हैं वो उनके लिए मैंने एक स्कीम शुरू की है, जो क्या कहते हैं जब वो बारिश आती है तेज़ हवा चलती है तो छतें गिर जाती हैं। अच्छा, पता नहीं वो किसी चैनल ने देख चला रहा था, मुझे नहीं पता सही है या गलत, कि जब उनका हेलीकॉप्टर ने लैंड किया तो वो तो एक कच्ची दीवार डिग गई। हाय हाय, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर के रास्ते बना लिए।
घर का रास्ता बन गया उसका। तो ठीक है भाई, यही पाकिस्तान की तकदीर है। अब मैं बिल्कुल यकीन करें, मुझे तकलीफ़ होती है, मैं भी झूठ बोलूँ नहीं होती तकलीफ़, लेकिन मेरे अंदर से ये बात भी आ गई कि हमारे यही मुकद्दर है। एक चीनी फ़िलासफ़र का भी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एक तो दुनिया की सबसे करप्ट एलीट क्लास पाकिस्तान में है, इसमें क्या जजेस, क्या सियासतदान, क्या हाई ऑफिशियल, हाई ऑफिशियल समझ दी हो तुम, मैं कि कह रहे हैं गलत समझ आ गई हो नहीं तनु, क्या सियासतदान, क्या ब्यूरोक्रेट। अब सुना है कि अदालती अफसरों के लिए 2.5-3 लाख रुपए में उन्हें 30-30 लाख की गाड़ियाँ दी जाएंगी। मेरे बच्चे को तो साइकिल भी नहीं मिलती। मेरा बच्चा तो मुझे एक मोटरसाइकिल के लिए कितने अरसे से कह रहा है कि मुझे चाहिए। तो क्या ये मेरे मुल्क जो है मेरे बाप ने जद्दोजहद करके नहीं बनाया था? क्या उसने ये ख्वाब नहीं देखा था कि इस मुल्क के अंदर मेरे बच्चे भी पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे? चले खैर कोई बात नहीं, आ जाए बस असल चीज़ की तरफ। मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा अचानक अटैक कर रहे हैं फ़ौज के ऊपर, नाम लेके DGISI का नाम लेके, आर्मी चीफ का नाम लेके, हमारे शोधा का नाम लेके, शहीद होने वाले बच्चों का नाम लेके, और उसके बाद फिर अब जो उनके नीचे लोग हैं वो तो अब उन्होंने DGISPR को डायरेक्ट नाम लेके सारा कुछ कहा। ये खामोशी क्यों है? शोले फिल्म के अंदर वो मौलवी साहब जब आते हैं तो कहते हैं ना, इतना सख्ता क्यों है भाई, इतनी खामोशी क्यों है भाई? मेरा यही सवाल है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ भाई, PTI वाले अगर ऐसा करते हैं, PTI वालों ने रेड लाइन क्रॉस की, सज़ा मिलनी चाहिए। कहाँ है वो जो टीवी पे बैठ के PTI को कहते थे ये वो वतन दुश्मन है? कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि PTI तो दरअसल पाक फौज के खिलाफ जो है वो उसके अंदर बुग़्ज़ है? अब मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर दहशतगर्दी का या वतन दुश्मनी का क्यों नहीं सर्टिफिकेट जारी हो रहा? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही उनकी भाई? अब मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने कहा था अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब गिरफ्तार नहीं होते, उनके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगता, तो ये सिर्फ टार्जन जो अडियाला जेल में बैठा ना, उसकी फिल्म का चरबा है और कुछ नहीं है। अब ये चरबा क्यों है? जब पाक फौज इस टाइम 3 मुहाज़ों पे इंगेज है, बलूचिस्तान में बहुत बुरी तरह इंगेज है। बलूचिस्तान के हालात वो नहीं है जो मीडिया आपको दिखा रहा है। बलूचिस्तान के हालात इससे वर्स्ट हैं। वहाँ पे बहुत सारे अज़ला में हुकूमती रेट नहीं है। आपको कोई नहीं बताएगा कि हुकूमती रेट नहीं है, क्योंकि कोई बताएगा तो आप कह देंगे कि ये वतन दुश्मन है, क्योंकि जो सच बोलेगा वो आपकी नज़र में वतन दुश्मन होगा। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो बदतरीन हालात हैं। वहाँ पे जिस तरह लोग, आपको पता है वो सिपाही जिसने अपने भाई को फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उन्होंने हम पे हमला कर दिया है और हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिर उस सिपाही को की लाश की शनाख्त नहीं हो सकी, 17 गोलियाँ मारी गई और तेज़ाब से उसका मुंह जला दिया गया, और हम आज़ाद कश्मीर में बैठे। खैर अच्छी बात है, आज़ाद कश्मीर में इतलात ये हैं कि जी मुज़ाकरात हुए और जो मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च था वो रुक गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ आपको यार कि भाई बात करें, बात के बगैर गुजारा नहीं होना। ताकत से कुछ नहीं होना। ताकत अगर सब कुछ होती तो आज अमेरिका जो है ना जूतियां ना खा रहा होता। बात करें यार, ये पाकिस्तानी है, इनके साथ बात करें, बलूचियों के साथ बात करें। आप नया मुहाज खोलने जा रहे हैं KP में, फिर 8 वो खोले। इस कमज़ोर मरहले में जब पाक फौज 3 जगह इंगेज है, मौलाना फजल रहमान का हमला हो गया। मौलाना फजल रहमान को अगर आप कहें कि जी वो उन्होंने बड़ी सच्ची बातें की हैं भाई, तो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये साजिश का सबसे अहम किरदार कौन है? वो मौलाना फजल रहमान। आपको याद है कि मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान के दौर में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक लॉन्ग मार्च किया था, इस्लामाबाद जाके बैठे थे, और वापसी में उन्होंने एक तारीखी बयान दिया था कि मुझे कुछ जनरल्स ने यकीन दहानी कराई कि चंद इस्तीफ़े आ जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान ने आज तक नहीं बताया कि वो कौन से लोग थे जिनसे वो जाके मिले थे, किन के कहने पे उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, या किन के कहने के ऊपर। खैर ये तो उन्होंने मान लिया कि किसके कहने के ऊपर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए थे। मौलाना फजल रहमान तो एक इस्टेब्लिशमेंट का टूल है, बहुत पुराना। इस्टेब्लिशमेंट के बाद 2 ही चीज़ें तो होती है, अदलिया और उलमा। आई एम सॉरी, मैं तमाम उलमा को नहीं कह रहा, बहुत सारे उलमा हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ,
लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन से उनका हिस्सा रहे। जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन आई है, मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी ने कंधा दिया है। उसके बाद चाहे वो हीरो बन जाए, लिहाजा भाईजान जागते रहना तो मौलाना फजलुर रहमान से ना रहना। मौलाना फजलुर रहमान इस टाइम फ़ौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखे ना उनसे कोई पूछता है, ना 28वीं तरमीम में उनकी कोई हैसियत बाकी रही, ना हुकूमत साजी में कोई वो बाकी रही। हाँ, अब ये है कि वफाकी काबीना में चेंज आने वाली है, हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान को 2-3 वजारतें मिल जाएँ। पता नहीं वो कश्मीर कमेटी जो थी वो ख़त्म हो गई है, ये क्या हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान को वो बहुत पसंद थी, वो मिल जाए उन्हें, उनका जो भाई है उसको। हाँ, एक चीज़ और भी हो सकती है कि केपी में सुहेल अफरीदी एक कमज़ोर तरीन पोजीशन पे चले गए, और इस कमज़ोर तरीन पोजीशन में उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि वहाँ के ताकतवर सियासतदान सब हैं, बल्कि अवाम भी अब उनके ख़िलाफ़ हैं। ए जेड़े 100 सहाफ़ी बुला के जिन्होंने तुसी रोटी पानी खुआ रहे हो, वो आपको बचा नहीं सकते। वो जिनको ईद पर 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए दे रहे हैं, वो भी नहीं आपको बचा सकते। ठीक है ना। जब लिखा जाए आपकी किस्मत में, तो लिखा गया आपकी किस्मत में सुहेल अफरीदी साहब लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन कोई अच्छा नहीं है आपकी किस्मत में लिखा हुआ। तो एक बात तो ये तय हो गई, मौलाना फजलुर रहमान इस सिचुएशन का सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर वो गिरफ़्तार नहीं होते, अगर वो इमरान खान की तरह, इमरान खान ने एक जज साहिबा थी ज़ेबा साहिबा, उन्होंने इमरान खान ने एक जज साहिबा ज़ेबा साहिबा को कह दिया था, पता नहीं कि क्या आप भी इधर में, आज तक वो केस चल रहा है। इमरान खान ने माजरत कर ली, वहाँ जाके केस चल रहा है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान ने जो इतना कुछ कहा, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्या जेल जाएंगे, क्या डयाला में बंद होंगे? नहीं होंगे। अपने छोने काके मुन्ने काके कभी आपको कोई बुरा भला कहते तो उन्हें प्यार से समझा देते कि काका ये कह दो, कहता नहीं मैंने इसलिए कहा मुझे टॉफ़ियाँ लेके दो, तो टॉफ़ियाँ भी लेके दे देते। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान पे अगर आप ये समझें कि जनाब कोई बहुत बड़ी तोप चलाने जा रहे हैं, तो इस बात को भूल जाएँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं कोई भी ऐसी बड़ी काम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, एक जाते जाते और सुन लें, मैंने आपको काबीना का तो बता ही दिया। जब मरीम साहिबा ये तकरीर फरमा रही थी ना कि पंजाब में मैंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है और ये किया है, उसी वक्त एक ख़बर आई कि कसूर का एक गांव है भूतनपुर, उसमें कोई एक बंदा है, उसको 41,000 का बिल आ गया। वो इधर उधर परेशान फिरता रहा, आखिर में उसने खुदकुशी कर ली। अब मुझे बताया, मैं FIR किस पे कटेगी यार? जिस घर के अंदर एक पंखा एक बल्ब हो और 41,000 रुपये आ जाए, ये एक कैसी रियासत है जिसमें अगर एक शख्स एक बार 201 यूनिट इस्तेमाल कर ले तो 6 महीने उसको इसकी सज़ा मिलती है। आज ही मैं अभी का ताज़ा सुन ले, ये जब मैं आपकी तरफ आ रहा था ना, मैंने भी बड़ा चाह है ना, मैं कहना नहीं मैंने जाके व्लॉग करना, मैंने घर वाले रोक रहे थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको वो एनेस्थीसिया दिया हुआ है, ये वो, मैं क्या सब कुछ दिया हुआ है, मैंने बात करनी है। तो मैं वो PIC के बाहर मैंने कुछ लेना था, तो मैंने लड़के से कहा, गाड़ी बच्चा चला रहा था, बच्चा क्या इरशाद अहमद साहब है, जंग ग्रुप के रिपोर्टर रहे हैं, बड़े सीनियर। मैं कहा इरशाद साहब आप बैठे, मैं भी आया। इरशाद साहब साढ़े तो वखरे बादशाह सलामत ने, उन्होंने गाड़ी खड़ी की, कहीं वो आगे गए, पीछे से लिफ्टर ने गाड़ी उठा के साइड पे कर दी। इरशाद साहब ने कहा भाई ये यहाँ खड़ा हुआ था मैं अभी, ये आपने मेरे सामने वो कहे जी नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी हो गई, 2,000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अंदाज़ा करें यार, रियासतें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। रियासतें गुंडा बदमाश नहीं होती, जग्गा टैक्स लेने वाली नहीं होती रियासतें, जो आपकी जेबों से पैसे निकालें। अगर फ़र्ज़ करें 2,000 रुपये मेरे पास नहीं होते तो मैं क्या करता, कहा पैदल जाता। मैंने उन्हें कहा भाई मेरी हालत वालत हो गई जी, कुछ भी है, हमें ऊपर से हुक्म है कि जी वो जनाब ये करें। इस सारी सूरत हाल में मैंने आपको एक ओवरऑल सारा नक्शा बना के दे दिया भाई। मौलाना फजलुर रहमान जो गेम खेल रहे हैं वो कैलकुलेटेड है, मिली भगत के साथ खेल रहे हैं, कोई इरादा नहीं है उनका इनकलाबी नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम चे गवेरा नहीं है। ठीक है, वो उन्हें पता है फ़ौज 3 जगह इंगेज है, असिफा लुटला मौज बहार, वो कौन सा गाना है, अंग अंगी दे विच मस्ती भर के नचे तेरा प्यार तू लुटला मौज बहार, वो ये वाला मामला है। और दूसरी बात यह कि जो सहाफ़ी हैं भाई, KP अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को बुलाती है, नून लीग अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को बुलाती है, इस्टेब्लिशमेंट अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को बुलाती है, पीछे रह जाने 80 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, आप हमें बुलाए ना बुलाए, हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।